A very warm welcome to you all. Myself Nista and I welcome you in the Swami Vivekananda Institute. As you know that we are covering the approaches in international relation and हमने realism approach cover कर लिया था, हमने liberalism भी cover कर लिया था और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम PYQ को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जो हम PYQ डिस्कस कर रहे थे वो थे कुछ जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट जो है उसको हमें कवर अप करना था। तो उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पीस थियरी जो क्वेश्चन है वो बार बार एनडीए पूछा जा रहा है। तो आखिर ये डेमोक्रेटिक पीस थियरी क्या है और कैसे डिस्कस करना है, हम इसको PYQ के बेस पे कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इस टॉपिक को ऐसे क्वेश्चन जनरली 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं एनटीए में और आपका टॉपिक जो है सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है, तो आपको इन टॉपिक में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको PYQ को एनालाइज करके इन टॉपिक्स को कवर करना है। तो लेट्स हैव अ वॉच ऑन द PYQ एनालिसिस। लास्ट टाइम हमने देखा था रिजीम थियरी के बारे में, जिसमें आपने देखा था कि रिजीम थियरी कैसे नॉर्म्स और ऑर्डर को बनाए रखने की कोशिश करता है इन द वर्ल्ड ऑफ अनार्की। फिर उसके बाद हमने बात की थी कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने वुड्रो विल्सन की 14 पॉइंट के बाद में बात की थी। बट एक बात जो मैंने आप पे स्ट्रेस दिया था कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो रटना नहीं है, आपको समझने की कोशिश करना है। तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अप्रोच रखें ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो वो टॉपिक के प्रति डेवलप हो, ना कि हम चीज़ों को रटें। क्योंकि आप देखो आपकी जो टॉपिक है वो बहुत वास्ट है, आप किन किन चीज़ों को रट के जाओगे तो ये जो होगा ना, आप रट के जाओगे तो वो बैकफायर हो सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना से जितना हो सके आप समझ के जाओ, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाओ, ताकि हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, हर टॉपिक की जो ग्रास्प करने की जो क्षमता है वो आप में डेवलप हो। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपसे फैक्ट्स के बारे में आपसे एनटीए क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बारे में पूछ दे। और अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, जैसे कि आपको पता है कि एनटीए ने अभी जो रिजल्ट है वो अगस्त में लाने की बात की है, ट्विटर पे एक ट्वीट आया था। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है, दिसंबर की जो प्रिपरेशन है उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दें। क्योंकि अभी आप देख करके चलो, क्योंकि अभी आप एक महीने आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप जो है ना, आप अपने शेड्यूल को एकदम फिट कर लें कि किस तरीके से मुझे टॉपिक्स को डिवाइड करने हैं। क्योंकि पेपर 2 के 10 टॉपिक्स आपको डिवाइड करने हैं और इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक को लेते हुए आप जो है ना अपना स्ट्रैटेजी, अपनी टाइम टेबल बना लें, ताकि जो आने वाला जो आप अटेम्प्ट देंगे उसमें जो है ना आपकी सारी जो टॉपिक है वो टाइम से क्लियर हो सके। और एक बार नहीं, जैसा कि हम स्ट्रेस देते हैं कि आपको क्या करनी है, मल्टीपल रिवीजन करना है एक ही टॉपिक से रिलेटेड। तो जब हम बात करते हैं PYQ को, तो ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको रिमेम्बरिंग वेस्ट हो, जो कि आपको लगता है कि मुझे रटने की जरूरत है, वो आप कब करोगे, जब आपका थर्ड अटेम्प्ट, यानी कि आप थर्ड बार रिवाइज कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आप क्या कर सकते हो, उसे रट्टा लगा के जा सकते हो। बट जहां तक हो, जब आप इनिशिएट कर रहे हो, टॉपिक को कवर अप कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रख के चलो। तो आगे हम जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, हमने डिस्कस किया था PY के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पूछा जा रहा है एनटीए से, वो ये है कि डेमोक्रेटिक पीस थियरी वाज लार्जली एसोसिएटेड विद द राइटिंग। डेमोक्रेटिक पीस थियरी सिद्धांत मुख्य रूप से किसके लेखन से जुड़ा है? इमैनुअल कांट एंड वोल्टायर, माइकल डोयल एंड ब्रूस रसेट, थॉमस क्रिश्चियन एंड थॉमस सेलिंग, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। आपको इसके राइट आंसर फाइंड करना है। प्लीज नोट डाउन कि जब भी आप PYQ सॉल्व करो, साथ में आप अपने नोट्स लेके बैठो, क्योंकि PYQ के थ्रू हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। क्योंकि जब ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं ना, ऐसे, क्योंकि लिबरलिज्म एक बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर आप उसके डेप्थ में जाओगे ना तो हर टॉपिक आपको क्या करेगा, एक अलग तरह का स्ट्रीम ले जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे ना, जिस तरह से क्वेश्चन, जिस तरह से वेटेज जो एनटीए डालता है क्वेश्चन पूछने में, हम उसी हिसाब से अपने एफर्ट को लगाएंगे उस पर। अगर रियलिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो हम रियलिज्म पे ज़्यादा टाइम देंगे, अगर लिबरलिज्म से कम क्वेश्चन आ रहा है तो हम उस पर थोड़ा कम टाइम देंगे, अगर कंस्ट्रक्टिविज्म से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कम टाइम में कवर अप करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टॉपिक को कवर अप हो जाए। क्योंकि हम एनटीए 100 क्वेश्चन पूछता है और आपको 100 क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है कि आपकी जो ओवरऑल जो अटेम्प्ट है वो एकदम निखर के आए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक टॉपिक को पढ़ते रह गए और बाकी सारे टॉपिक जो है वो छूट जाए।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो डेमोक्रेटिक पीस थियरी से आपको अपने नोट्स निकाल करके इसके आंसर फाइंड करने हैं। जस्ट टेक अ 1 मिनट पॉज और आप इस क्वेश्चन को गेस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक पीस थियरी हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन एनडीए पूछता है और आपको क्या करने हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगा करके, थोड़ी सी आपने उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज रखा होगा तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो टेक अ पॉज एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Democratic peace theory has largely associated with the writing of लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत मुख्य रूप से किसके लेखन से जुड़ा है? ये सारे थिंकर्स हैं जो आपको दे रखे हैं और आपको इसमें राइट आंसर फाइंड करने हैं। इमैनुअल कांट की बात की थी हमने, ठीक है, बट उसके साथ वोल्टेयर भी है, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। एलिमिनेशन यू कैन यूज। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की, यानी लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, यानी कि शांति जो है वो कैसे स्थापित की जा सकती है इस कंट्री में, किसी भी कंट्री में आप स्टेबिलिटी की बात करते हो, यानी कि उसमें स्थिरता, उसमें शांति कैसे आ सकती है, जब तक से उसमें डेमोक्रेसी नहीं होगा तब तक से शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। और इस बात को एम्फेसिस किया था डोयल एंड रसेट ने। माइकल डोयल का नाम जनरली पूछा जाता है, बट इनके साथ जो है ना थियरी देने वाले रसेट भी थे, तो जनरली डेमोक्रेटिक पीस थियरी जो है ना कॉन्सेप्ट माइकल डोयल से एसोसिएटेड है। अब इसमें ये कहते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है, यानी कि जो डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए, अब लिबरल एक्चुअली ट्रेंड ये है ना कि जितने भी आज आप कंट्री देखो, चाहे आप चाइना को देखो, चाहे आप रसिया को देखो, चाहे जितने भी कंट्री, खुद को वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। बट यहाँ पे जो बात की जा रही है वो डेमोक्रेसी की सिर्फ बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि पीपल्स के वेलफेयर, माइनॉरिटीज के राइट, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये सब कंसीडर किया जाता है लिबरल डेमोक्रेसी में, जहाँ पे इंडिविजुअल हो, जहाँ पे आप मल्टीपल पार्टी, ये सब जितने भी आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हो लिबरलिज्म के, उनकी बात की जा रही है। तो लिबरल डेमोक्रेसी ऐसा माना जाता है डेमोक्रेटिक पीस थियरी में कि ये कभी आपस में वॉर नहीं करते। अब ये कितना सही, इसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं, क्योंकि जनरली आप देखो ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेसी आपस में फाइट नहीं करते। कुछ कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी हैं जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी गो अमंग द वॉर, जैसे यूएस और कनाडा के बीच में आपको टेंशन देखने को मिलती है। सो ये सब जो चीज़ें हैं ना, हर थियरी के कुछ कुछ लिमिटेशन होते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पीस थियरी एक ऐसा थियरी ना जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा वैलिड भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखो जितने भी लिबरल इलिबरल कंट्री जो होते हैं ना आपस में वॉर करने जाते हैं, जब जो लिबरल कंट्री या डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वो जनरली ट्रेड की वजह से या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करके एडजस्ट कर लेते हैं और कभी वो वॉर में नहीं जाते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना डोयल ने, माइकल डोयल ने दिया था, और उन्होंने स्ट्रेस किया था कि डेमोक्रेसी हर कंट्री में होना चाहिए, तभी हम जा करके क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, और तभी हमारा क्या हो सकता है, पीस आ सकता है। अब कुछ जब भी हम पीस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात और जाती है कांट की। यहाँ पे देखो जब ऑप्शन में कांट दिया है लेकिन उसके साथ वोल्टेयर की हमने बात नहीं की थी, तो वोल्टेयर तो आप उसको वैसे ही क्या कर सकते हो, निगेट कर सकते हो। फिर उसके बाद जनरली आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इमैनुअल कांट की जो बुक है वो कौन सी है, तो आपको याद रखनी है कि परपेचुअल पीस। और ये जो आइडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो माइकल डोयल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कांट से ही, परपेचुअल पीस से ही लिया गया हो। इसी वजह से ना कांट को भी हम जनरली पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में। उन्होंने बात की थी किस तरह से हम इस सतत शांति, यानी कि ऐसी शांति जो लॉन्ग टर्म तक रहे, ड्यूरेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहे, उसको हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। जब तक से डेमोक्रेटिक लिबरल सोसाइटी नहीं होगी तब तक से हम क्या कर सकते हैं, पीस और डेमोक्रेसी या फिर लिबरल जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उन सबको लाने से क्या होगा, हमारा जो सतत शांति है वो बरकरार रहेगा। तो ये बात आप जनरली जब डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात आती है तो आप माइकल डोयल, इमैनुअल कांट और रसेट, इन सब थिंकर्स की को देखा जाता है। तो एनडी आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि थियरी कौन है, थिंकर्स कौन है, उनके बुक्स कौन है। आपको इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलना है। अगर आप डेप्थ में जाओगे तो आप क्या करोगे, उसके डेप्थ में आप फिर हो सकता है आपको पीएचडी करना है,
उस टाइम आप करोगे इतना डेप्थ में। बट अभी आपको क्या करना है, पीएचडी के लिए अटेम्प्ट देना है, आपको जेआरएफ क्लियर करना है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी शो करनी है यहाँ पे। तो जब पीएचडी का मौका मिलेगा तब आप उसको डेप्थ में पढ़ लेना। बट अभी क्या करना है, आपको एनटीए को क्रैक करके आना है, ठीक है, यानी कि जेआरएफ निकाल के आना है, ताकि आपको फेलोशिप मिले और आप पीएचडी में बैठ सको, और फिर उसके बाद अपनी जो प्रतिभा है उसको आप वहाँ पे उजागर करो। सो टेक ये कंट्रोल ऑन दैट। जब भी आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़े, जब भी आप किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप जो है ना उसमें खो मत जाएं, आप जो है ना पीवाईक्यू और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही पढ़े, ये हमारा स्ट्रेस रहता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इनकरेक्ट। रिमेंबर इट्स इनकरेक्ट। कलेक्टिव सिक्योरिटी एम्स टू डिफेंड स्टेटस क्वो। हमने बात कर ली थी कलेक्टिव सिक्योरिटी की, यानी कि सामूहिक सुरक्षा की बात की थी। कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेट्स इन ए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। द डिफ्यूजन ऑफ द गल्फ क्राइसिस इन 1990 to 1991 is successful experiment of collective security। या फोर्थ ऑप्शन है आपका, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर पॉलिसी आर कंपैटिबल अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसेस, यानी कि सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन नीति सामान्य परिस्थितियों में संगत है। ठीक है, आपको इसके राइट आंसर ढूंढने हैं। और आप, क्योंकि हमने बात की थी अभी कॉन्सेप्ट, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की थी, और रियलिज्म में आई थिंक बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर हमने नहीं कवर अप किया था, तो हम इसको भी कवर अप करेंगे। बट आपको अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जस्ट टेक अ गेस कि विच वन इज द राइट। ठीक है, आपको इसमें देखना है कि कौन जो है ना वो सही, इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। ऐसे ही होता है एनटीए में, इसलिए आपको क्या करना है, इस चीज को मार्क्स करके चलना है कि इसमें से कौन जो है ना गलत है। तो जस्ट टेक अ पॉज एंड राइट डाउन योर आंसर, ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितना तैरने की और जरूरत है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर, ये जब दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर, विच वन इज द इनकरेक्ट वन। चलिए आइए इसके कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी थी, कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है कॉन्सेप्ट वो लिबरलिज्म से रिलेटेड है, और हमने इसको डेप्थ में पढ़ा था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है और कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें सारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है, जिसमें बहुत सारे कंट्री का साथ आना जरूरी है, जिसमें इन्वायरमेंट भी हो सकता है, क्लाइमेट भी हो सकता है, या फिर आप देखो डिफेंस भी हो सकता है, या फिर आपका बहुत सारे पैंडेमिक जैसे कितने भी इशू हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें आप क्या करते हो, सिक्योर करने की कोशिश करते हो। जबकि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, अच्छा जब ये ओवरऑल ये होती है तब क्या करते हैं, सारे यूनिट्स को साथ में आने की जरूरत होती है, और इसी वजह से ये क्या करता है, कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। और जब कोऑपरेशन को प्रमोट करता है तो ये क्या कहलाता है, ये लिबरलिज्म यानी उदारवाद, यानी इंस्टीट्यूशन की बात करता है। जब आप साथ में आओगे तो एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करोगे, एक नॉर्म्स और एक ऑर्डर डेवलप करने की कोशिश करोगे, रूल्स डेवलप करने की कोशिश करोगे, और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, और ये कौन कहता है, ये लिबरलिज्म कहता है। जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर की, यानी कि ऑफकोर्स पावर, जब पावर और इंटरेस्ट ये जब भी हम बात करते हैं तो ये हम लोग क्या कहते हैं, रियलिज्म की। बट जब ये बैलेंस ऑफ पावर जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली बैलेंस ऑफ पावर यानी कि आपको पावर को क्या करना है, बैलेंस करना है। आपने सीसॉ देखा होगा, ये क्या होना चाहिए, ये शक्ति जो है ना संतुलित होना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए, ये शक्ति संतुलित होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी पावर, जो भी हेजेमोनी या फिर जो भी कंट्री जो पावरफुल होता है वो अपने आप को क्या, अपने पावर को मेंटेन करना चाहता है। तो कोई भी राइजिंग पावर, जैसे मान लीजिए कि चाइना हो गया, या फिर कोई भी रसिया हो गया, या फिर कोई भी राइजिंग पावर जो कि डेवलप कर रहे हैं और समय के साथ उनका इकोनॉमी और डिफेंस बढ़ रहा है, वो क्या करते हैं, वो राइजिंग पावर होते हैं, और वो इन जो पहले से स्टैब्लिश पावर है, स्टेटस को जो पहले से जो है उसको क्या करते हैं, ये राइजिंग पावर हो गया, इसको क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। ऑफ कोर्स चैलेंज तो करेंगे ही, कि कंपटीशन होता है मार्केट में, या फिर कोई भी आप डिफेंस में देख लो या फिर मार्केट में देख लो, देयर इज द कंपटीशन। तो ये क्या करते हैं, जो हेजेमोन होता है यहाँ पे बैठा हुआ, जो कि पहले से ही शक्तिशाली है, वो क्या करता है, वो अलायंस फॉर्म करता है, वो बाकी दूसरे कंट्री को अपने साथ जोड़ता है, ताकि आप क्या कर सको, उसको हैंडल कर सको। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लो, बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है ना, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है,
अगर मान लीजिए कि किसी को देखता है बैलेंस ऑफ पावर स्टेट्स यूनाइटेड टू बैलेंस द पावर एंड थ्रेट राइजिंग कंट्री। अगर मान लीजिए शक्ति संतुलन में क्या होता है ना कि बहुत सारे अगर कोई राइजिंग पावर आ रहा है, ठीक है, राइजिंग पावर डेवलप हो रहा है, तो जो पहले से जो बड़ा कंट्री है वो क्या करता है, इसको टैकल आउट करने के लिए अलायंस फॉर्म करता है, ठीक है, दूसरे छोटे छोटे कंट्री को क्या करता है, मिला लेता है, ताकि वो क्या करे, इसको ना मिलके है हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकें। तो ये जो होता है ना बैलेंस ऑफ पावर है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा होगा सियाटो, सेंटो, ये सब जो है ना, आप उस टाइम आप देखो कि देयर इज अ क्लास ऑफ आइडियोलॉजी जिसमें कम्युनिज्म और यूएस, कम्युनिज्म और सॉरी लिबरलिज्म के बीच में आपने देखा होगा कोल्ड वॉर में ये सब क्या हो रहा था, उस टाइम गठन हो रहा था सियाटो सेंटो का। तो वो क्या कर रहे थे, वो पावर को बैलेंस करने की, या फिर अभी आप रिसेंट एग्जांपल देखो नाटो का फॉर्मेशन। चाइना ऐसा मानता है कि जो क्वाड है, जिसको एशियन नाटो भी कहते हैं, चाइना को ये कहना है कि क्वाड इज नथिंग बट अ एशियन नाटो, तो उसको उसके लिए उन्होंने क्या किया, एंटी क्वाड का फॉर्मेशन किया। या फिर आप यूएन में देख लो, जैसे होता है कि कॉफी क्लब और फिर G4, यानी कि जो G4 होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए कॉफी क्लब होते हैं। तो ये सब जो इनफॉर्मल ग्रुपिंग होती है ना, बैलेंस आउट करने के लिए, अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। और ये आपको जितने भी आप देखोगे ना, ये आपको डेली लाइफ में जनरली इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिल जाता है, और थियरी इनको क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। फिर उसके बाद जब अलायंस को ये फॉर्म करते हैं, यानी गठबंधन बनाते हैं, ताकि क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय जो नेचर है उसको मेंटेन कर सके। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रकृति उसकी कैसी है, अनार्की है, कि यहाँ पे कोई मेन नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, हमेशा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हमेशा जो हेजमोन होता है वो अपने पावर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो अलायंस फॉर्म करता है, ताकि वो जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो मेंटेन हो सके। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आई मीन जनरली देखो, आप देखो ना कि कहीं ना कहीं हेजमोन भी क्या करता है, अपने स्टेटस को बनाए रखने की कोशिश करता है, और बदले में इनको कुछ प्रॉमिस करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो राइजिंग पावर है वो भी क्या करते हैं, वो भी उनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, कभी कभी आप देखते हो कि रोग नेशन का ये लेबल देना, जैसे ईरान का न्यूक्लियर पॉलिसी, तो वो क्या कहता है, यूएस कहता है कि दीज आर द रोग नेशन एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सब जो कंट्रोवर्सी जो है ना आपको देखने को मिलेंगे, और ये इसलिए होता है ना, जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे ना आगे वाली जो चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कैसे ये जो मीनिंग होती है, आप किसी कंट्री को कोई भी आप लेबल दे रहे हो, तो ये कैसे किसी भी कंट्री के द्वारा आप नजरिया फ्रेम करते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री रेज कर रहा है, तो ये क्या कहते हैं कि दीज कंट्री आर डेंजरस फॉर अस, नाउ वी शुड कम एंड यूनाइट टुगेदर। तो ये जो मीनिंग मेकिंग है, जो आप किसी चीज को लेकर के आप अपना मतलब गढ़ रहे हो, बता रहे हो, ये क्या है, ये नॉर्म्स है, वैल्यूज हैं, और आप उनको कंस्ट्रक्ट करके आप दूसरे का विश्वास जीत रहे हो। तो इस तरीके से ना कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में चीज़ें चलती हैं, और इसको एक्सप्लेन किया जाता है अलग अलग थियरी से, चाहे आप रियलिज्म के बैलेंस ऑफ पावर को लो, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म के मीनिंग मेकिंग को देख लो। तो डिफरेंट थियरी हमें डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करती है। बट बैलेंस ऑफ पावर हमें ये कहता है कि जब भी आप कोई दो पावर अपने पावर को मेंटेन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलायंस फॉर्म करते हैं, ताकि उनकी जो पावर है वो हमेशा क्या रहे, संतुलित रहे। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर, और ये जो है ना, ये स्ट्रेस दिया गया है रियलिज्म से रिलेटेड। यानी कि अच्छा, इसमें जो है ना, जो वर्ल्ड है, केनेथ वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि जो बाइपोलर वर्ल्ड है, ठीक है, वो मोर स्टेबल है। यानी कि ऐसी कंट्री, उन्होंने माना कि जो जो यूएस, यानी कि जो आप देखो ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूएस और यूएसआर के बीच में जो ये चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, उन्होंने कहा ये मोस्ट स्टेबल है। इसमें क्या होता है ना, देयर इज लेस चांसेस टू गेट वॉर, क्योंकि हर अगर मान लीजिए कोई दूसरा कंट्री अगर बड़ा हो रहा है या फिर ग्रो कर रहा है, तो दूसरा क्या करता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है ना, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, और वॉर होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना दिए गए हैं रियलिज्म से, जिसमें केनेथ वर्ल्ड जो है ना, ये कहते हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड जो है ना इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू मल्टीपोलर एंड यूनिपोलर, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए, मल्टीपोलर क्या होता है, बाइपोलर क्या होता है, यूनिपोलर क्या होता है। तो यूनिपोलर में देखो आप, जब क्या ऐसा कहा जाता है ना कि आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जो यूएस है उसकी क्या हो गई, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो हो गया ना, और इसी वजह से एक पावर बच गया, दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड। अब बाइपोलर में क्या होता है कि जब दो पावर्स पूरे वर्ल्ड में आपको दिखे, जैसे कि मान लीजिए कि यूएस और यूएसएसआर, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2
आपको 2 पावर देखने को मिलेंगे, दैट इज बाइपोलर वर्ल्ड। अब मल्टीपोलर क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पावर जो है ना, यानी कि बहुत सारे कंट्री जो है स्ट्रांग हो। जैसे कि आप देखो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का कंडीशन, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ये सब क्या थे, बहुत सारे रेजिंग पावर जो थे ना अपने, या फिर कॉलोनीज क्या करते हैं, डच, पोर्टुगीज, ये सब क्या थे, मल्टीपोलर, ठीक है। तो और ऐसा भी माना जा रहा है ना कि आफ्टर द पैंडमिक चाइना का राइज, फिर आप देखो उधर रसिया का अपने आप को शो करना, इस तरह से अभी प्रिडिक्ट किया जा सकता है अभी क्या चल रहा है, मल्टीपोलर, यूनिपोलर या बाईपोलर। तो आप ना इन चीज़ों को समझ के, अंडरस्टैंड करके इंटरनेशनल रिलेशन को एनालाइज कर सकते हो। और ये सब कैसे होता है, ये सब जो मल्टीपोलर, बाईपोलर, ये क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के पावर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो इंटरनेशनल रिलेशन रहे वो संतुलित रहे और ज़्यादा स्टेबल रहे। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट है जिसको हम पीवाईक्यू के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप ना डेप्थ में घुस के इसको पढ़ोगे तो फिर आप एक पेपर लिख के आ सकते हो। तो आपको अभी पेपर नहीं लिखना है, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि क्योंकि अभी एनटीए में सवाल आया था कि कौन सा जो है ना बाईपोलर को लेकर के, कौन सा पीरियड जो है ना बाईपोलर है, वर्ल्ड वॉर 1 की, पोस्ट वर्ल्ड वॉर की, कोल्ड वॉर। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना एनटीए पूछता है, और आपको इन सब कॉन्सेप्ट को जब तक से आप इन की टर्म्स को क्लियर करके नहीं जाओगे तो आप क्या करोगे ना, आप बस वही कॉन्सेप्ट रट के जाओगे और फिर उसी को दे के आओगे। तो आपको एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, कौन सा टाइम पीरियड जो है ना बाईपोलर से रिलेटेड है, कौन सा यूनिपोलर से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन एनटीए पूछता है। और आपको इस तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने अप्रोच को रखना है जब भी आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, अच्छा एक बात और, जब हम बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, बैलेंसिंग की बात की जाती है, यानी कि प्रोसेस जो होता है ना बैलेंसिंग, जब भी एक कंट्री दूसरे को क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की, एक दूसरे के पावर को क्या करते हैं, अलायंस फॉर्म करके इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग। यानी कि जब ये सब प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आता है, एक होता है बक पासिंग, एक होता है ब्लड लेटिंग, बैंड वैगनिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जनरली पूछा जाता है कि बैंड वैगनिंग का मतलब क्या है, ब्लड लेटिंग का मतलब क्या है, और भी आप बक पासिंग का मतलब क्या होता है। अगर नहीं भी पूछा जाता, मुझे नहीं लगता ये कभी पूछा गया है, बट ये बैंड वैगनिंग जो कंसेप्ट है ना जनरली पूछा जाता है। बक पासिंग भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट फ्रॉम पीजी हु इज गोइंग टू अपीयर इन द एनटीए, सो यू शुड बी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। सो एक्चुअली क्या होता है ना, बक पासिंग आपको पता होना चाहिए, बक इज अ काइंड ऑफ अ डक, ठीक है। तो जब भी कोई इंटरनेशनल रिलेशन में मान लीजिए कि कोई स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पावर जो राइज करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे के लिए वो थ्रेट है, तो वो क्या करते हैं, दूसरा जो कंट्री, मान लीजिए कि कोई कंट्री के लिए वो थ्रेट है, तो वो कंट्री क्या करता है, साइलेंट रहता है और उसको जाने देता है, बक पासिंग। यानी कि क्या होता है कि नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट राइजिंग पावर एंड लेट इट हैंडल बाई अनदर पावर, ठीक है। कि ये जो पावर है ना, क्योंकि जब भी आप उसको हैंडल करते हो तो आपकी कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, फिर हो सकता है आपकी इन रिलेशन जो है ना उस कंट्री के साथ खराब हो, या फिर हो सकता है आपकी जो ट्रेड है वो खराब हो सके। इसका एक एग्जांपल हम देख के चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि चाइना का राइज हो रहा है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चाइना से थ्रेट भी है और अफकोर्स ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना पर डिपेंडेंट भी है। तो होता क्या है कि वहां पे आप देखोगे ना कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक्शन है, इट्स लाइक अ बक पासिंग, कि उसे जाने दो, बाकी जो कंट्री है यूएस, इंडिया, दैट विल हैंडल इट, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बस ये एग्जांपल है समझने के लिए, आप फॉरेन पॉलिसी उनके देख करके आप एनालाइज कर सकते हो। बाकी भी दूसरे कंट्री, आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हो कि कौन सा सिचुएशन जो है ना वो बक पासिंग से रिलेटेड है। तो ये है ना कि आप क्या करते हो, आप राइजिंग पावर को लेकर के कोई एक्शन नहीं लेते हो और उसे छोड़ देते हो, ताकि दूसरा जो स्टेट है उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके जैसे हैंडल करना है, ताकि जो अपना टाइम है, अपना जो रिसोर्सेज है, अपने इंटरेस्ट को आप फोकस्ड रहो। फिर उसके बाद एक होता है ब्लड लेटिंग। ये सब जो है ना, ये सब पॉलिसी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी, ये सब ऐसे कुछ होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जो कि आप दूसरे कंट्री को देख करके एनालाइज कर सकते हो, उनके फॉरेन पॉलिसी को देख करके, उनके पॉलिसी मेकिंग को देख करके, उनके डिसीजन मेकिंग को देख करके आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा ये स्टेप जो है ना अभी फॉलो कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशन को और भी गहराई से समझ सकते हो। तो आप देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ब्लड लेटिंग है। ब्लड लेटिंग में क्या होता है ना कि आप बस, जैसे खून खराबा, इस ब्लड लेटिंग का मतलब यही होता है ना कि आपको बस क्या करना है, ऑडियंस की तरह देखना है, ठीक है। आप दूसरे को क्या करते हो, वेट करते हो, और जब वेट करते हो तो आप क्या करते हो कि अगर कुछ उनकी आपको कुछ बेनिफिट दिख रहा है
तो आप क्या कर सकते हो, उसका फायदा उठा लेते हो, ठीक है। तो ये थर्ड कंट्री वेट टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द फाइट बिटवीन द टू कंट्री। अगर दो कंट्री फाइट कर रहे हैं तो थर्ड कंट्री क्या करेगा, न्यूट्रल रहेगा या फिर जो भी कहो, वो क्या करेगा, वेट करेगा, अपने डिसीजन कोई भी एक्शन नहीं लेगा, और फिर जब उनको लगेगा कि मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है आफ्टर द फाइटिंग, तो वो क्या कर सकता, वो उसका बेनिफिट उठाएगा। तो थर्ड कंट्री क्या करता है, वेट करता है और उसको वॉच करता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, अगर उनसे कुछ बेनिफिट होता है तो वो उनको ले सकता है। अब इसका एग्जाम्पल आप समझ लो, ऑफकोर्स आप देखो रसिया और यूक्रेन वॉर जो है ना हो रहा है, और उसमें आप देखो कि बहुत सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम देयर वॉर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप खुद देख लो, हु इज गेटिंग बेनिफिट एंड दीज आर द एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो एक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर लेट इट गोइंग हैपन, बट इससे क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों को लॉस भी हो रहा है, जैसे आप एनर्जी को लेकर के बहुत सारे क्राइसिस हो रहे हैं, बट हाँ बहुत सारे ऐसे पावर हैं दैट लेट इट हैपन, ठीक है। और वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, ताकि जो है ना कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उनको बेनिफिट हो। ऑफकोर्स जो रसिया की जो ऑयल है उससे उनको क्या हो रही है, बेनिफिट हो रही है। तो कुछ 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 ऐसे भी है कि वॉर से किसी को बेनिफिट होता है, किसी को क्या होता है, वॉर लूट होता है, वहाँ की जो रिसोर्सेज होती है वो आपको क्या करती हैं, बेनिफिट करती हैं। तो ये सब जो होते हैं ना उसको कहते हैं ब्लड लेटिंग, ये जो स्ट्रैटेजी होती है उसको कहते हैं ब्लड लेटिंग। फिर उसके बाद एक जो होता है वो होता है बैंड वैगनिंग, यानी कि आप क्या करते हो, एक तरह से आप देखो ना, किसी कंट्री के प्रति आप झुकाव, अपने फायदे के लिए आप किसी की कंट्री के प्रति आप झुकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी कहा जाता है कि यूएस जो है ना वो ज़्यादा, सॉरी इंडिया जो है वो ज़्यादा यूएस के प्रति झुका हुआ है अपने सिक्योरिटी, अपने डिफेंस को प्रोक्योर करने के लिए। उसी तरह से कभी कभी कहा जाता है कि श्रीलंका भी क्या है, उसकी पॉलिसी जो है ना वो इस तरीके से कि वो चाइना को ज़्यादा फेवर करती है। तो ये शो करता है कि कोई कंट्री जो है ना अपनी पॉलिसी को लेकर किस कंट्री के प्रति जो है ना अपना झुकाव दिखा रहा है। तो बैंड वैगनिंग क्या होता है, टिल्टेशन ऑफ एनी कंट्री टुवर्ड हेजेमोन, किसी भी हेजेमोन को लेकर, मतलब हेजेमोन से उनकी क्या होती है, थोड़ी सी इंटरेस्ट पूरी होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी पॉलिसी होती है वो हेजेमोन के ध्यान में रख करके बनाते हैं, ताकि वो उनकी भी कुछ फायदे हों। टिल्टेशन ऑफ एनी कंट्री टुवर्ड हेजेमोन और इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी गेन, तो वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी गेन के लिए क्या करते हैं, हेजेमोन के प्रति अपना जो पॉलिसी, जितने भी डिसीजन होते हैं वो बनाते हैं, ताकि उनको भी कुछ उनसे फायदा हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं बैंड वैगनिंग। और ये जनरली मेन हो सकता है कि आपको इन कॉन्सेप्ट से आपको सवाल आए, तो इसलिए मैंने आपको ना एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश की। अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल रियल लाइफ में भी अप्लाई हो, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन एग्जाम्पल को, क्योंकि आईआर कुछ ऐसा है ना कि आईआर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। जब तक से आप प्रैक्टिकल, कोई भी आप थ्योरी पढ़ लो उसको प्रैक्टिकल वे में नहीं देखोगे ना, या फिर आप उसको कंपेयर करते हुए नहीं देखोगे, तो आप क्या करोगे, बस थियरी को रटते जाओगे। तो ट्राई टू रिलेट विद द प्रैक्टिकल लाइफ, ट्राई टू रिलेट विद व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट अफेयर, ताकि जो आपकी कॉन्सेप्ट है, जो आपकी थियरी है, वो और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आईआर में हमें जाननी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी। और इसी वजह से ये जो आपका क्वेश्चन है, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन जो स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट। अब आप इसको अटेम्प्ट करके देखिए। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। कलेक्टिव सिक्योरिटी एम्स टू डिफेंड स्टेटस को, कलेक्टिव सिक्योरिटी स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। हमने पढ़ा था कि क्या था, हमने पढ़ा था रेचल्यू के बारे में। रेचल्यू ने पहली बार जो है ना वो कॉन्सेप्ट दिया रीजन डिटार्ट, यानी कि आपको रीजन अप्लाई करने हैं, आपको क्या करना करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। कोई कॉमन एनिमी और कॉमन फ्रेंड नहीं होता है, वो समय के साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो एनिमी और फ्रेंड ये कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। समय के साथ आप क्या करते हो, अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज करते हो अपने इंटरेस्ट के लिए, और अलायंस का फॉर्मेशन करते हो। तो यहाँ पे क्या रहा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी कोशिश करते हैं अपने उद्देश्य को यथा स्थिति की रक्षा करना, जैसा वो जैसा है वो भी वो कलेक्टिव सिक्योरिटी से वो क्या करते हैं, अपने यथा स्थिति को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सही है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेट्स इन ए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ऑफ कोर्स जब भी कलेक्टिव सिक्योरिटी, जब यूनिट आते हैं, अलायंस फॉर्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने एग्जांपल देखा यूएन का, या फिर आप देखो ईयू का, तो ये सब क्या करते हैं, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एक फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशन का गठन करते हैं, जिससे क्या बने, नॉर्म्स और ऑर्डर आए, और लोग उस एनार्की को क्या कर सकें, बैलेंस या फिर उसको ना ओवरकम कर सकें। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेट्स इन इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, इट्स राइट।
थर्ड इज द डिफ्यूजन ऑफ गल्फ क्राइसिस 1991 इज अ सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स एक्चुअली क्या होता है 1991 में जब भी गल्फ वॉर हुआ था तो जितने भी मेजर पावर थे वो कलेक्ट अलायंस फॉर्म करके उन्होंने गल्फ वॉर में को स्टेबल किया, उस सिचुएशन से ओवरकम करने की कोशिश की थी। तो ये भी सही है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर पॉलिसी आर कंपैटिबल अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसेस। सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन नीति सामान्य परिस्थिति में संगत है। अब ये संगत जो है ना, ये जो है ना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, संगत कैसे हो सकते हैं भाई, संगत कभी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये लिबरलिज्म से रिलेटेड है और ये रियलिज्म से रिलेटेड है। तो ये संगति बता नहीं रही है। संगति तब होगी ना जब ये दोनों लिबरलिज्म से हो या फिर दोनों रियलिज्म से हो। तो सामान्य परिस्थिति में होंगे नहीं, क्योंकि ये जो है ना पावर को मैक्स पावर की बात करते हैं और ये क्या बात करते हैं, कॉपरेशन की बात करते हैं। तो कभी भी ये संगत हो ही नहीं सकते। तो इसी वजह से जो आपका ऑप्शन 4 है ना, आप उसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, और यही जो है ना आपका इनकरेक्ट की बात कर रहा है। तो ये जो है ना आपका रॉन्ग है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने बात कर ली थी, क्लियर कॉन्सेप्ट कर लिया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड मार्केट हैज ड्रॉन अ फिनिशिंग लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, हु मेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो पूछ दिया जाता है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अब जरूरी नहीं है कि आप हर स्टेटमेंट को ना लाइन बाय लाइन किसने क्या कहा आप वो रट के जाओ, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा थियरी किससे रिलेटेड है, और इससे आप पता लगा सकते हो। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से थिंकर ये कह सकते हैं, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द थिंकर्स, क्योंकि थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सो जस्ट हैव अ गेस ऑन दैट। हिंदी में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि उदार लोकतंत्र और बाजार में संयोजन ने राजनीति और सामाजिक विकास के इतिहास में अंतिम रेखा खींच दी है। ये कथन किसने कहा? जस्ट ट्राई टू गेस। ओके, नाउ लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट। एक्चुअली क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, और ये जो मार्केट है इसमें एक बैरियर आ गया है, ठीक है, एक रेखा खींच दी गई है। हैज ड्रॉन अ फिनिशिंग लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, हु मेड दिस स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसिस फुकुयामा। तो फुकुयामा ने क्या कहा, जनरली ये तो उन्होंने कहा ही कि जो सोशल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ना एक बैरियर आ गया है, ठीक है। और ये बात उन्होंने फ्रांसिस फुकुयामा ने इसलिए कहा क्योंकि उनकी जो बुक है वो है एंड ऑफ हिस्ट्री, और ये लिबरल थिंकर है, ठीक है। जब आप बात करते हो हंटिंगटन की, ऑफ कोर्स हंटिंगटन से भी आपको डेवलपमेंट वर्ड देख करके आपको लगेगा कभी कभी हंटिंगटन भी है, बट ये बात लिबरल डेमोक्रेसी की बात जो है, लिबरल थिंकर्स हैं वो फ्रांसिस फुकुयामा हैं, तो ये बात उन्होंने कही थी। तो इसी वजह से जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने कहा कि कोल्ड वॉर इज नथिंग बट द एंड ऑफ हिस्ट्री। इसमें क्या हुआ, हिस्ट्री एक्चुअली उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ उन्होंने कहा कि ये जो आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है, वही अब क्या करेगा, इट्स अगेन अगेन वन हिस्ट्री। तो ये जो आइडियोलॉजी का जो वॉर है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक आइडियोलॉजी मेन है, दैट इज एंड ऑफ हिस्ट्री, दैट इज लिबरलिज्म इज गोइंग टू प्रिवेल, एंड नाउ देयर इज नो अदर ideology that you can see. So End of History is a book written by the Francis Fukuyama. उन्होंने इसमें ये कहा था कि liberal democracy is the ultimate form of government after the end of Cold War. तो liberalism जो है ना is going to prevail after the end of Cold War, और ये आपको अभी भी देखने को मिलता है। So Francis Fukuyama is the important thinker जिन्होंने ये कहा था कि liberal democracy and market has drawn a finishing line in the history of political and social development. सो प्लीज कीप इन माइंड। बट जनरली क्या होता है ना, एग्जाम में आपको सिर्फ फ्रांसिस फुकुयामा, बट की आपको ऑप्शन भी देख लेने हैं कि जो इंपॉर्टेंट थिंकर है, फ्रांसिस फुकुयामा इज इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर वेल्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंकर। सैमुअल पी हंटिंगटन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आपको बार बार ना इनके बुक से रिलेटेड, इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड अलेक्जेंडर वेल्ड। अलेक्जेंडर वेल्ड से पहले हम देखते हैं कि जब भी क्वेश्चन आता है एंड ऑफ हिस्ट्री
जैसे कॉन्सेप्ट किसने दिया, किसने ये बुक लिखा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, आपाधापी में जब भी क्वेश्चन सामने आता है तो हम बस लिखते हैं इंड, बाकी पीछे वाला पढ़ते नहीं है, इतना ज़्यादा हम लोग को रहता है। तो जब भी आप पढ़ो ना तो पूरा पढ़ो, क्योंकि इंड ऑफ हिस्ट्री जब भी आता है ना उसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, इंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो जनरली हम लोग पढ़ के ही रहते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा इंड ऑफ हिस्ट्री ऐसे पढ़ के जाते हैं। जो हो सकता है एग्जाम में आपसे लास्ट में इंड ऑफ आइडियोलॉजी पूछ दे। तो आप क्या करो ना कि इंड ऑफ आइडियोलॉजी भी कॉन्सेप्ट जान के जाओ, क्योंकि इंड ऑफ आइडियोलॉजी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, ये बात किसने की थी। तो डैनियल बेल जो है ना एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, जिन्होंने वर्ल्ड वार के दौरान ये बुक लिखी थी कि जो आइडियोलॉजी है ना उनका जो फंक्शन है अब वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। तो ये बात ना आपको डैनियल बेल ने कही थी। अब लेकिन इससे भी ज़्यादा ना कंट्रोवर्सी ये है ना कि ऐसा नहीं है भाई, इन आइडियोलॉजी का कोई फंक्शन नहीं है। क्योंकि देखो, आप जब कह रहे हो कि आइडियोलॉजी का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये जो आप आइडियोलॉजी बता रहे हो इंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये भी तो एक आइडियोलॉजी है। तो आप आइडियोलॉजी को निगेट करने के लिए आइडियोलॉजी को जन्म दे रहे हो। तो ये एक कंट्रोवर्सी है अब खुद में कि क्या सच में अभी आइडियोलॉजी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वर्ल्ड वार के दौरान उन्होंने कहा था कि आइडियोलॉजी जो है ना, जिनका फंक्शन होता है समस्याएं को दिखाना या फिर एक्सप्लेन करना, वो अब क्या कर रही है, इट्स नो लॉन्गर बेनिफिशियल नाउ। ठीक है, पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसको अब ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बता पा रही है, इसलिए देयर इज अ एंड ऑफ आइडियोलॉजी। बट वट एवर यू मेंशनिंग दिस अबाउट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी इज ऑल्सो आइडियोलॉजी। सो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि आइडियोलॉजी है ही नहीं, और इस बात को प्रूव करने के लिए आप खुद एक आइडियोलॉजी दे रहे हो। सो इट्स अगेन अ कंट्रोवर्सी। ठीक है, फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो सैमुअल पी हंटिंगटन के बारे में आता है। सैमुअल पी हंटिंगटन भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। लिबरलिज्म से खत्म करके हम कंस्ट्रक्टिविज्म में जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि PYQ जो है ना, PYQ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, हर जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको कवर अप कर सकते हो। क्योंकि आप हर टॉपिक के लिए एक नया बुक नहीं खरीदोगे, और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, आपके पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन PYQ, प्लीज फोकस ऑन सिलेबस, एंड प्लीज स्टिक टू द टॉपिक एंड स्टैंडर्ड बुक। सो दिस इज व्हाट वी सजेस्ट टू आवर स्टूडेंट, दैट आपको क्या करना है, JRF क्रैक करना है, और आपको अपने लक्ष्य को लेकर के केंद्रित रहना, फोकस्ड रहना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।